पढ़ा था कल अपन ने? कल हमने लेनार्ड का प्रयोग हो गया था अपना, है ना। उसके बाद में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था उसके पहले अपन ने, है ना। और फिर उसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ रहे थे। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। मतलब आइंस्टीन ने माना कि प्रकाश फोटानों से मिलकर बना होता है, कि जब hν ऊर्जा का फोटान किसी तल पर आपतित होता है, धातु तल पर, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। जैसे ये धातु है, इस पर अगर फोटान आपतित होता है तो फोटान अपनी पूरी ऊर्जा इस धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, जो दो भागों में व्यय होती है। सबसे पहला भाग, ऊर्जा का कुछ भाग इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनको धातु की सतह पर लाने में व्यय हो जाता है। ठीक है, जिसे धातु का हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। यहाँ से कार्यफलन की परिभाषा भी बन जाती है कि किसी धातु का कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को सतह पर लाने के लिए आवश्यक है। ठीक है। दूसरा भाग, जो सतह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है। ऊर्जा का शेष भाग धातु की सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और आवेश e है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होंगी 1/2 mv²। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से फोटान द्वारा दी गई ऊर्जा दो भागों में व्यय हो जाती है। पहला, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और धन धातु का कार्यफलन। ठीक है। फिर दोनों में मान रख देंगे अपन। फोटान द्वारा दी गई ऊर्जा hν मान रखेंगे, फोटान द्वारा दी गई ऊर्जा hν, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², और धातु का कार्यफलन को दर्शाते पर फाई से। अब हम मानते हैं कि आपतित फोटान की जो ऊर्जा होती है वो धातु के कार्यफलन के बराबर है। कार्यफलन के बराबर मतलब अब इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, तब जो आवृत्ति होती है आपतित प्रकाश की वो देहली आवृत्ति के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। यदि आपतित फोटान की ऊर्जा धातु के कार्यफलन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है मतलब वेग शून्य होता है, तथा आवृत्ति न्यू का मान ν0 के बराबर होगा, देहली आवृत्ति। ये दोनों मान यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा hν, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है। और फाई जैसा का वैसा, न्यू की जगह ν0 लिखा जाएगा। hν0 बराबर 0 + फाई, या फाई बराबर से hν0, ये फाई का माना गया। कार्यफलन, कार्यफलन का मान समीकरण 1 में यहाँ वापस रख दो, तो hν बराबर से 1/2 mv² + hν0। hν वाले पद एक तरफ कर दो तो गतिज ऊर्जा बराबर से hν, और इसका पक्षांतर करेंगे तो -hν0। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। या यहाँ पे न्यू की जगह c/λ अपन मान भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी समीकरण आ सकता है। दोनों एक है। चलो आगे देखते हैं। आज अपन देखते हैं प्रकाश विद्युत सेल। परिभाषित करेंगे, किसको कहेंगे भाई प्रकाश विद्युत सेल? किसे कहेंगे? परिभाषा बताओ। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहेंगे? क्या करता है सेल? देखे ना सबने, क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ देखो प्रकाश विद्युत सेल है, मतलब ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। अब अपन देखते हैं इसके संरचना। तो ये जो सेल होता है वो 3 टाइप का होता है। तो अपन कोई भी एक टाइप, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक सेल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक सेल में क्वार्टज या कांच का एक निर्वातित बल्ब होता है। ये क्वार्टज या कांच का एक निर्वातित बल्ब है, इसको नाम दे देते हैं C। इसके थोड़े से भाग को छोड़कर
शेष भाग पर क्षारीय धातु की एक परत होती है। ठीक है, जिन्हें नहीं बनाया वो बना भी लो, ठीक है, और समझते भी चलो। थोड़े से भाग को छोड़कर शेष भाग पर क्षारीय धातु की परत होती है। ये जो क्षारीय धातु की परत है वो सोडियम या सीजियम की होती है। क्षारीय धातु सोडियम या सीजियम की परत होती है। ये जो खुला भाग है, यहाँ से हम प्रकाश आपतित करते हैं इसमें, थोड़ा का कार्य करती है सी के थोड़। ध्यान से सुनोगे तो संरचना तुरंत याद हो जाएगी, ज्यादा बड़ा सेल नहीं है, जल्दी याद हो जाता है क्योंकि अपन ने सब बेसिक पढ़ लिया है। इसके मध्य में एक वृत्ताकार रिंग होती है, वृत्ताकार तार होता है, ये एनोड का कार्य करता है पी। ये एनोड है भाई, इसको भी नाम दे देते एनोड पी। कैथोड और एनोड के बीच में हम एक सेल जोड़ देंगे। एक परिवर्ती प्रतिरोध आरएच जोड़ देंगे। एक लोड प्रतिरोध आर जोड़ेंगे और इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर एक प्रवर्धक जोड़ देंगे। ये आर है और इसको प्रवर्धक से जोड़ेंगे। प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर होता है, ये नाम से प्रवर्धक यानी होता है बढ़ना, मतलब ये बढ़ाता है, जो धारा बहेंगी उसके मान को बढ़ाएगा। ठीक है, ये बैटरी भी, बैटरी का धन सिरा जुड़ा है, मतलब ये हो गया अपना एनोड, और ये ऋण सिरा इससे जुड़ा है क्षारीय धातु से, तो ये हो गया अपना कैथोड। ये जो चित्र बना है ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक सेल का है, इलेक्ट्रॉन इमिशन सेल। पुरानी किताब में फोटो सेल 3 टाइप का था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक सेल, प्रकाश उत्सर्जक सेल और इलेक्ट्रॉन चालकीय सेल। क्योंकि तीनों सेल की संरचना कार्यविधि बिल्कुल एक जैसी थी, तो इसलिए सबको मिला के अपन ने एक बना लिया। इसको क्या बोलेंगे? फोटो सेल। फोटो सेल मतलब ऐसी युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आना चाहिए, कभी कभी प्रश्न बन जाता है 4 नंबर में। संरचना इसमें क्या होता है भाई? कांच या क्वार्टज का एक निर्वातित बल्ब होता है। निर्वातित मतलब इसके अंदर कोई गैस नहीं होती है ना। इसके थोड़े से भाग को छोड़कर शेष भाग पर क्षारीय धातु जैसे सोडियम या सीजियम की परत चढ़ी हुई होती है। यह कैथोड का कार्य करता है। इसके मध्य में एक वृत्ताकार रिंग होती है पी, जो एनोड का कार्य करती है। वृत्ताकार तार होता है जो एनोड का कार्य करती है। सामान्यतः बल्ब के अंदर हम निर्वात रखते हैं और कभी कभी बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें जैसे आर्गन या नियान भर देते हैं बल्ब के अंदर। चित्र की भांति कैथोड सी तथा एनोड पी के मध्य में एक बैटरी और एक परिवर्ती प्रतिरोध आरएच जोड़ देते हैं या को विभव विभाजक बनाकर रख देते हैं। इसके साथ में एक लोड प्रतिरोध आर जुड़ा होता है जिसका संबंध प्रवर्धक से कर देते हैं। ये होगी इसकी भाई संरचना। जो जो चित्र में दिख रहा है बस उसको लिख दो, हो गई अपनी संरचना। ठीक है, सबसे पहले क्या आएंगे? परिभाषा आएंगी। अगला पॉइंट आ जाएगा क्या? संरचना। अब अगला पॉइंट आता है कार्यविधि। कार्यविधि समझो, बहुत ही सिंपल है, अपने पढ़ा है। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, किस पर? क्षारीय धातु पर, कैथोड पर जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचेंगे? एनोड पी पर पहुंचेंगे। जब अपन एनोड को धनात्मक व्यू पर रखेंगे, देखो रखा है,
है ना। तो एनोड पी पर पहुंचेंगे जिससे परिपथ पूर्ण हो जाएगा और बाह्य परिपथ में लोड आर में से धारा बहने लगेगी। क्योंकि ये धारा बहुत ही कम होती है इसलिए इस धारा को हम प्रवर्धक से जोड़ देते हैं, तो प्रवर्धक क्या करता है, इस धारा का मान बढ़ा देता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे देखो प्रकाश गिरा और इधर क्या प्राप्त हुई हमको, विद्युत धारा प्राप्त हुई। तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे समझ में, ये प्रकाश विद्युत सेल है। प्रश्न ऐसे बनेगा, फोटो सेल किसे कहते हैं, इसकी संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। बहुत ही सिंपल है, पहले परिभाषा लिखना है। फोटो सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फिर चित्र बनाना है, फिर उसके बाद चित्र के बारे में थ्योरी लिख देना है अपने को जो हमने अभी बताई, और कार्यविधि तो बहुत ही सिंपल है, तो ऐसा करना है। कर भी लिया है, कल हमने शेयर कर दिया था, जिन्हें नहीं उतारा कर लेना भाई। हो गया क्या? चलो आगे देखें, आगे पढ़ते अपन। तो इसके उपयोग रहेंगे ना भाई? हाँ, इसके उपयोग, फोटो सेल के उपयोग। फोटो सेल के उपयोग, हाँ लिखते चलो। सबसे पहला उपयोग किया जाता है टेलीविजन में। टेलीविजन में किया जाता है इसका उपयोग। नंबर दूसरा, टेलीविजन में टिप पिक्चर जो होता है ना, उसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते तो हमको प्रकाश प्राप्त होता है ना, लाइट होता है ना उसमें। हाँ, उसके बाद दूसरा उपयोग है भाई सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, ध्वनि के पुनरुत्पादन में, सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में। नंबर तीसरा, कैमरे के उद्भासन मापी में, उद्भासन मापी कैमरे से जब अपन कोई फोटो लेते तो फ्लैश चमकता है ना, तो वो समय नियंत्रित करने में कैमरे के उद्भासन मापी में करते हैं। नंबर चौथा, प्रकाश विद्युत गणकों में, प्रकाश विद्युत गणकों में, किसी फैक्ट्री में अगर मान लो बहुत सारे पार्ट उपकरण बन रहे हैं तो उसकी संख्या गिनने में इसका उपयोग करते हैं प्रकाश विद्युत गणक। या किसी पार्टी में कितने व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं घर के अंदर, तो उसकी संख्या गिनने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। या मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारी बोतलें बन रही है मान लो पानी की, तो कितनी गिनना है, आदमी थोड़ी लगाएंगे गिनने के लिए, मशीन रहती है, मशीन गिनती है। गणकों यानी गिनना। तो प्रकाश विद्युत गणकों में वो लाइट ऐसा प्रकाश पड़ते रहता है, बीच में एक बोतल आई तो वो रुक जाता है प्रकाश, तो जितनी बार ऐसे ऐसे बोतलें चलती जाती है, तो जितनी बार प्रकाश रुकेगा उतनी संख्या नोट कर ली जाती है प्रकाश विद्युत गणकों में। वैसे ही पांचवा, सड़कों पर लगी बत्तियों के स्वचालित स्विचों में, सड़क पर जो लगे होते हैं सौर पैनल आपने देखे होंगे, जैसे ही रात होती है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। उसका सिद्धांत ही ऐसा रहता है, फोटो सेल उसमें लगा रहता है, जब प्रकाश पड़ेगा उस पर तो उसका जो स्विच रहता है वो ऑफ रहता है, मतलब लाइट बंद रहता है। और जैसे ही प्रकाश फोटो सेल पर पड़ना बंद हो जाता है, रात जैसे हो जाती है, बादल आ जाते हैं, तो वैसे ही इधर स्विच ऑन हो जाता है और लाइट जलने लगते हैं। ये अपन समझेंगे अभी। उसके बाद छठवा, स्वचालित दरवाजों में, ऑटोमेटिक डोर, जैसे ही दरवाजे के सामने कोई व्यक्ति आता है अपने आप दरवाजा खुल जाता है, जैसे ही अंदर प्रवेश करता है बंद हो जाता है। स्वचालित दरवाजों में भी किया जाता है। सातवां, अंतरिक्ष में किया जाता है। और आठवां, ठोस तथा द्रव्य की, ठोस तथा द्रव्य की अपारदर्शिता ज्ञात करने में, ठोस तथा द्रव्य की अपारदर्शिता का निर्धारण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी को मिला के अपन
सभी का सिद्धांत समझ लेते हैं कैसा कार्य करता है। फोटोसेल दुकानों में आजकल आराम से मिल जाता है, वो उसका सिद्धांत है। यहाँ पर हम स्वचालित दरवाजे वाला बना रहे हैं। स्वचालित दरवाजों में कैसे कार्य करता है फोटोसेल। तो इसमें एक फोटोसेल होता है जिसका संबंध विद्युत चुंबक से होता है। ये भी बनाओ भाई, चित्र बनाना है। ये फोटोसेल पी है और इसका संबंध एक विद्युत चुंबक से। विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं? लोहे की छड़ पर तांबे के पृथकृत तारों के कई फेरे लपेट देते हैं इस प्रकार। विद्युत चुंबक यम है, इसमें जब अपन धारा प्रवाहित करेंगे तभी ये कार्य करता है। इसका संबंध एक रिले स्विच आर से होता है। यहाँ पर एक रिले स्विच बना लेते हैं अपन आर। ये रिले स्विच आर है, ये दरवाजा है। दरवाजे के एक तरफ बल्ब लगा रहता है ऊपर में और उससे प्रकाश फोटोसेल पर पड़ते रहता है। ये फोटोसेल पी है। ऑटोमेटिक जो डोर होते हैं उसमें जैसे मान लो यहाँ पे मान लो दरवाजा है ऐसा, तो दरवाजे के ऊपर यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, उसका प्रकाश, और यहाँ पे नीचे फोटोसेल लगा रहता है, चौखट जहाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश पड़ता है सीधा नीचे फोटोसेल पर। ये वाली है स्ट्रक्चर, ये फोटोसेल पी है और फोटोसेल का संबंध एक विद्युत चुंबक एम से होता है, ठीक है। विद्युत चुंबक समझता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकत्व तो उत्पन्न होगा। और जैसे विद्युत प्रवाह, एक बार फिर से समझ लो अच्छे से। चित्र में स्वचालित दरवाजों में जो फोटोसेल प्रयुक्त किया है उसकी संरचना समझाई गई है। इसमें एक फोटोसेल पी होता है जिसका संबंध एक विद्युत चुंबक एम से होता है, एक रिले स्विच आर होता है। प्रारंभ में क्या होता है, जब फोटोसेल पर प्रकाश पड़ते रहता है तो बाह्य परिपथ में धारा बहती है। हमको अभी पढ़ा अपने फोटोसेल, यहाँ पे धारा बहेगी, ये धारा इसमें विद्युत चुंबक में बहेगी, तो ये क्या करता है, रिले स्विच आर को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये रिले स्विच आर यहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। तो जब ये चिपक जाएगा तो ये एक्स वाई परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक्स वाई परिपथ जब टूटा रहता है तो अपना दरवाजा बंद रहता है, ठीक है। दरवाजा अभी क्या है, बंद है, प्रकाश पड़ रहा है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसा दरवाजे के सामने आया तो प्रकाश पड़ना क्या हो गया, फोटोसेल पर बंद, फोटोसेल नीचे लग रहता है ना। प्रकाश पड़ना यहाँ पे बंद हो गया तो विद्युत चुंबक एम में धारा प्रवाह बंद हो जाता है, जिसके कारण ये इसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये रिले स्विच को क्या कर देता है, छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ा ये पकड़ लेता है, तो अपना जो एक्स वाई परिपथ है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और एक्स वाई परिपथ पूर्ण होने पर दरवाजा खुल जाता है। अब जैसे ही व्यक्ति ये अंदर आ गया, दरवाजे के अंदर आ गया, तो पुनः प्रकाश फोटोसेल पर पड़ता है। फोटोसेल पर प्रकाश पड़ता है, चुंबक में फिर से धारा प्रवाह हो जाता है, तो ये चुंबकित हो जाता है। रिले स्विच आर को फिर से क्या करता है, आकर्षित करता है, तो एक्स वाई परिपथ टूट जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये कार्य करता है फोटोसेल। ये फोटोसेल के क्या है, उपयोग है ना। कम से कम 6-7 उपयोग अपने को याद होना चाहिए। टेलीविजन में किया जाता, सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में किया जाता, कैमरे के उद्भासन मापी में किया जाता, प्रकाश विद्युत गणकों में किया जाता, फैक्ट्रियों में भी ऐसा होता है। यहाँ पे पार्ट गुजरते हैं, जितने भी बनते हैं, प्रकाश रुक जाता है तो उसको गिन लेते हैं अपन, ठीक है। सड़कों पर जो बत्तियां लगी होती है उसमें भी रिले स्विच होता है भाई यार, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना। दिन के समय जब प्रकाश पड़ता है तो इधर ये बंद रहता है ना, और जैसे रात के समय प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तो ये परिपथ खुल जाता है, तो अपनी बत्तियां ऑन हो जाती है। ऐसे कार्य करते। चलो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग दो, डी ब्रोगली का समीकरण या प्रकाश की द्वैती प्रकृति देखते हैं। पाठ का नाम है प्रकृति क्या होती। अभी तक हमने पढ़ा कि हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा
हम प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि गुणों की हम सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते है ना। परंतु ये जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, अवशोषण, कृष्णपिंड विकिरण की व्याख्या नहीं कर सका। तो इसकी व्याख्या किसने की भाई? प्लांक ने की। कौन से सिद्धांत के आधार पर? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। अगर मान लो हमको प्रकाश के सभी गुणों का अध्ययन करना है, क्योंकि प्रकाश में तो सभी गुण होते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उत्सर्जन, अवशोषण, ये सभी गुण होते हैं। अगर हमको सभी गुणों का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमको हाइगन का तरंग सिद्धांत भी पता होना चाहिए और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, मतलब दो प्रकार से प्रकाश व्यवहार करता है। एक तो तरंग के जैसा और दूसरा कणों के जैसा। मतलब दोनों सिद्धांत पढ़ना आवश्यक है। हाइगन का तरंग सिद्धांत भी पढ़ना आवश्यक है और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ना आवश्यक है। तो डी ब्रॉगली ने सन 1925 में यह बताया था कि प्रकाश द्वैती व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब प्रकाश के सभी गुणों के अध्ययन करने के लिए हमको हाइगन का तरंग सिद्धांत और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दोनों आवश्यक है। अर्थात प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश दो तरह से व्यवहार दर्शाता है, एक तरंग जैसा भी दर्शाता है और दूसरा कणों का फोटॉन व्यवहार, फोटोन के जैसा भी व्यवहार दर्शाता है। तो उन्होंने, डी ब्रॉगली ने इसी आधार पर एक परिकल्पना दी और परिकल्पना ये दी कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ में एक द्रव्य तरंग संबंधित होती है। जैसे ये कण है, जब ये कण चलता है किसी माध्यम में तो ये बताया कि उसके साथ में एक तरंग भी संबंधित होती है, उसको द्रव्य तरंग कहते हैं या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। और इस पूरी घटना को डी ब्रॉगली की परिकल्पना कहते हैं। क्या बताया कि प्रत्येक गतिमान द्रव्य तरंग के साथ में, द्रव्य कण के साथ में एक तरंग संबंधित होती है, जिसे डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। और इसे इसमें डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है। प्रत्येक गतिमान मतलब चलना चाहिए वो कण, है ना। प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं तथा इस परिकल्पना को डी ब्रॉगली की परिकल्पना कहते हैं। डी ब्रॉगली की परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, वैसे इतना भी लिखा तो भी चलता जो हमने बोर्ड पर लिखा, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि डी ब्रॉगली की परिकल्पना समझाइए या डी ब्रॉगली की परिकल्पना क्या है। क्या है भाई? प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ में एक तरंग संबंधित होती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं और इस घटना को डी ब्रॉगली की परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, आगे। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो हम जानते हैं फोटॉन का संवेग है, तो फोटॉन का संवेग क्या पढ़ा था अपन ने? अभी पढ़ा था अपन ने, P बराबरी से आया था h/p, नहीं h/लैम्डा, P बराबरी से h/लैम्डा आया था। यहाँ से ये लैम्डा जो है ये तरंगदैर्घ्य है, द्रव्य कण की तरंगदैर्घ्य। तो इसको निकाल लेते हैं। अतः द्रव्य कण से संबद्ध तरंग की, द्रव्य कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य यानी उसकी लंबाई, तरंगदैर्घ्य यानी लंबाई, लैम्डा बराबरी से, यहाँ से पक्षांतर कर दो, लैम्डा यहाँ आ जाएगा, पी वहां चला जाएगा, तो लैम्डा बराबरी से h/p। ये होती है डी ब्रॉगली की परिकल्पना। लैम्डा बराबर से h/p, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य, h प्लांक कांस्टेंट और p संवेग। ठीक है, अब इसको अपन सिद्ध करेंगे भाई। उपपत्ति, तो इसमें उपपत्ति के लिए हम जानते हैं v
नो डेट। हम जानते हैं फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा कितनी होती है भाई, ई बराबरी से एच न्यू होती है। समीकरण नंबर 1 पे तो हम जानते हैं उत्पत्ति में फोटान की ऊर्जा ई बराबरी से एच न्यू। ठीक है, आगे आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से, समतुल्यता सिद्धांत से क्या होता है? हाँ, ई बराबरी से एम सी स्क्वायर, बड़ा फेमस सिद्धांत है। ई बराबरी से एम सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इस सिद्धांत से हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। जहां कौन क्या है वो लिख दो, जहां एम क्या है भाई, कण का द्रव्यमान है, और सी क्या है, प्रकाश की चाल। जहां एम कण का द्रव्यमान तथा सी प्रकाश की चाल है। यहाँ पर हमने दो प्रकार की ऊर्जा लिखी है ना, उतारने के साथ में समझते भी चलना है भाई आपको। सबसे पहले तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र अपने को पता ही है, ई बराबरी से एच न्यू होता है। फिर उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा संतुल्यता सिद्धांत से होता है ई बराबर से एम सी स्क्वायर। दोनों देखो ऊर्जा है, दोनों की क्या कर देंगे पर तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कर दो। लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी कैसे हो जाएंगे भाई, समान। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबरी से एम सी स्क्वायर। हमको क्या करना है, फोटान का संवेग निकालना है। अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, पी चाहिए संवेग। और संवेग बराबर से क्या होता है, 11वीं पढ़ा आपने, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। पी बराबर से एम इंटू सी, तो ये अपने को चाहिए। यहाँ पे देखो एम इंटू सी स्क्वायर है, एक सी ज्यादा है, तो एक सी का क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। इसके आगे वाला भाई क्या कर रहे हैं, एम इंटू सी लिख दिया, बराबरी से एच न्यू, और एक सी का क्या कर दिया, पक्षांतर, तो एच न्यू बटे सी हो गया। अब हमको पता है यहाँ बाजू में लिख दो, चूंकि संवेग पी बराबरी से होता है एम इंटू सी, यहाँ पे संवेग पी लिख देंगे, पी बराबर से। और एक चीज और, न्यू बराबरी से भी अपने सूत्र पढ़ा है, सी बराबरी से होता है न्यू लेमडा, चूंकि। तो यहाँ पी लिख दिया, एच जैसा का वैसा, न्यू की जगह, सॉरी न्यू भी रहने दो, बटे सी की जगह न्यू लेमडा। सी का मान लिख दिया, क्या हो गया, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो पी बराबर से आ गया एच अपॉन लेमडा। और यहाँ से लेमडा निकाल लो पक्षांतर करके, तो लेमडा बराबर से क्या आ गया, एच अपॉन पी। डब्बा लगा दो और नीचे लिख दो, यही डी ब्रॉगली की परिकल्पना है, यही डी ब्रॉगली की परिकल्पना है। ये अपन ने सिद्ध कर दिया। समझ में आया ना, बहुत सिंपल है सिद्ध करना। दो सूत्र लिखना है, ई बराबर एम सी स्क्वायर और ई बराबर से एच न्यू, दोनों की क्या कर दो, तुलना, और ये सूत्र लगा के उसको हल कर दो। इसमें कंडीशन है, विशेष स्थितियां, इधर लिख रहे हैं इसके बाद का, विशेष स्थितियां। नंबर 1, कण का द्रव्यमान m, या m द्रव्यमान का कण, ऐसा लिख सकते हैं। कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो संवेग कितना होगा उसका भाई, संवेग होगा p बराबरी से mv, द्रव्यमान गुणित वेग। तो यहाँ पे मान लीजिए p की जगह, तब कण से संबद्ध तरंग की तरंग धैर्य, यहां से देख लेंगे लेमडा बराबरी से एच अपॉन पी की जगह क्या जाएगा, एम। ऐसा सूत्र बन जाएगा। पहली कंडीशन में कुछ नहीं किया, पी की जगह क्या लिखा, एम भी लिख दिया। उसके बाद दूसरी कंडीशन गति ऊर्जा बताएंगे उसमें। यदि कण की गतिज ऊर्जा के है, गतिज ऊर्जा के, कैपिटल के, तो क्या होता है भाई, के बराबर से गति ऊर्जा, हाँ 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ p की जगह मान लिखना है, और p बराबर से अपने को पता है सूत्र क्या होता है, mv, तो अपने को mv बराबर लाना है। तो क्या करो, पहले 2 का तिरिया गुना करो, तो 2k बराबर से mv स्क्वायर। ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, मतलब आपको पता रहेगा तभी कर पाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ v स्क्वायर है, अगर यहाँ m स्क्वायर भी रहता तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते, इसलिए दोनों पक्षों में m का क्या कर दो, गुना लिख लेते। दोनों
पक्षों में m का गुणा करने पर, यहाँ गुणा करेंगे तो 2km हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको m v पूरे का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं अपन, तो दोनों पक्षों क्या ले लो, वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2km और ये चूंकि स्क्वायर थे तो यहाँ केवल क्या बचेगा m। अब अपने को पता है m v क्या होता है, p होता है सब वेग, तुम p लिख दो तो p बराबर कितना आ गया रूट 2mk, p बराबर क्या है रूट 2mk। ये वाला मान कायम रख दो इसमें, चाहो तो आप इसको समीकरण 1 भी दे दो और फिर लिख सकते समीकरण 1 में मान रखने। अतः तरंग धैर्य लेमडा बराबर इसे h अपन और p के स्थान पर रूट 2mk लिख देंगे। ये वाला शब्द, ये शर्तें जो है वो सवालों में काम में आती है। अगर मान लो सवाल आ गया और उसमें अपने गति ऊर्जा दी रही, द्रव्यमान दिया रहा, तो अपन तरंग धैर्य इस सूत्र से निकालेंगे, है ना। और कण का वेग दिया रहा, द्रव्यमान दिया रहा, तो इस सूत्र से निकालेंगे, उसमें काम में आती है। तो ये इसमें दो कंडीशन थी अटैच। हाँ हो गया क्या? हाँ, इसके बाद में अपने को भाई लास्ट